हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ये फॉर पीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, केबीसी फॉर्मेट में अपनी क्विज चढ़ी और ये है आपका एपिसोड नंबर 18। इससे पहले आपके 17 नॉर्मल एपिसोड और 2 आपके स्पेशल एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें एक राम मंदिर स्पेशल था और एक आपका सवाल स्पेशल था। तो चलिए, अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ये सेशन लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ परिवार, पर्यावरण और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इस नए साल में कुछ नए गुणों का समावेश करेंगे और साथ ही साथ ईमानदारी और विनम्रता के साथ इस क्विज को करते चलेंगे। ठीक है, ये आने वाले सारे एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो कुछ हल्के सवालों के साथ शुरू करते हैं। आपके 500 के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल ये रहा, द राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा इन। फिर से आपको देखूं तो मैं आपको सवाल है इंग्लिश में ही रहेंगे, बट मैं आपको हिंदी में समझाता चलूंगा। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि द राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा इन। आपको पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। ठीक है, तो दोनों के पावर में कुछ कुछ जगह बराबर होते हैं। कुछ में आप देखोगे कि लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है, कुछ में राज्यसभा की पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द राज्यसभा की जो शक्ति है बिल्कुल बराबर इक्वल होती है लोकसभा के। इन चारों में से वो कौन से काम है जिसमें राज्यसभा की जो शक्ति है बिल्कुल लोकसभा के बराबर होती है, न ज़्यादा होती है न उससे कम होगी। तो जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। आपके ऑप्शन है क्रिएटिंग अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस आपको पता होगा कि वर्तमान समय में भारत में 3 सर्विस ऐसे हैं जिसको ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके एक आईएएस के आते हैं, एक आईपीएस आता है और एक आपका आईएफएस आता है, फॉरेस्ट सर्विस वाला। तो इन 3 के अलावा अगर मान लो कि सरकार को कल होके कोई लगता है कि नहीं, हमको कोई और ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहिए, तो क्या उसमें राज्यसभा की जो शक्ति है लोकसभा जितनी है? दूसरा बोल रहा है कि दूसरा ऑप्शन है आपका अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के संशोधन में क्या राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर है? तीसरा है आपका द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो सरकार है, जैसे मान लो अभी बीजेपी एनडीए की सरकार है, तो सरकार को गिराने में, सरकार को हटाने में क्या राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर है? और लास्ट है मेकिंग कट मोशन। जो आपका बजट आता है ना, तो बजट में मान लो कि विपक्षी पार्टी को लग रहा है कि सरकार को ज़्यादा खर्च कर रही है फालतू चीज़ों में, तो वो कट मोशन लेके आती है। तो आपको बताना है कि क्या कट मोशन में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर है। आपको बता, आप ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। इक्वल पावर, न ज़्यादा न कम। तो इन चारों में से कौन सी वो सर्विस है, कौन से वो काम है जिसमें राज्यसभा की जो शक्ति है बिल्कुल लोकसभा के बराबर होगी, न ज़्यादा होगी न कम होगी। सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह के सवाल आपके लिए बनने वाले हैं। अब पुराने ज़माने के घिसे पिटे सवालों का समय खत्म हो चुका है। चलिए, आपका इस क्वेश्चन का समय भी खत्म हो चुका है और आपके सही जवाब जो है दोस्तों वो है आपका, आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आप जब आप देखोगे तो यहाँ पर संविधान के संशोधन की बात हो रही है। तो संविधान के संशोधन में आपकी राज्यसभा की जो शक्ति है बिल्कुल लोकसभा के बराबर है, न ज़्यादा है न कम है। ये आप ध्यान से देखना। आपका इससे भी ज़्यादा जरूरी है ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस। आपको बताते चले कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, अगर सरकार को कल होके कभी भी लगे कि भारत में ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अलावा, तो इसमें राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज़्यादा होती है। ध्यान से सुनेंगे, राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज़्यादा होती है, यानी राज्यसभा ही वो सदन है संसद का जहाँ पर आपका ऑल इंडिया सर्विस की फैसिलिटी दे सकते हो, यानी ऑल इंडिया सर्विस की आप स्थापना कर सकते हो, नए नए सेवा का आप यहाँ पर निर्माण कर सकते हो। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, चूंकि आपका लोकसभा में ही आपकी सरकार का निर्माण होता है, तो लोकसभा की शक्ति सरकार को गिराने में और कट मोशन में ज़्यादा होगी। यहाँ पर लोकसभा ज़्यादा होगा, यहाँ बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि संविधान के लिए दोनों के दोनों सदन इंपॉर्टेंट है और ऑल इंडिया सर्विस बनाने में आपका राज्यसभा की शक्ति ज़्यादा होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करते चलेंगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 1000 के सांकेतिक रुपये के लिए आपका सवाल है कि द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर हेल्ड ऑन। आपको पता होगा कि भारत में जो है ना, एक भारत में लिखित संविधान है, तो और इस संविधान का निर्माण करने के लिए बिल्कुल भारत में जो है ना संविधान सभा थी, जिसमें लगभग 300 से भी ज़्यादा सदस्य शुरुआत में थे, और जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो 290 के आसपास आपके संविधान सभा के सदस्य रहे थे, जिसमें अलग अलग समितियां भी थी। तो ये सभी जो लोग हैं जो संविधान के निर्माण के लिए आए थे,
इनका चुनाव हुआ था, इनका इलेक्शन हुआ था। तो आपको बताना कि संविधान सभा का चुनाव जो है वो कब हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपके ऑप्शन है जुलाई 1947, जुलाई 1946, नवंबर 1949 और अगस्त 1947। इन चारों में से वो कौन से समय है, कौन सा ऑप्शन है जो सही बताता है कि आपके संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनका चुनाव कब हुआ था। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे और समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका जुलाई 1946। जुलाई 1946 देखोगे वो ये वही समय है जब आपका संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ है। ये भी याद रखते चलेंगे कि हर 10 लाख व्यक्तियों पे एक सदस्य का चुनाव हुआ था। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने सदस्यों पे चुनाव हुआ था, एक कितने लोगों पे एक सदस्य चुने गए थे, तो हर 10 लाख पे। जो चुनने का जो व्यवस्था था उसमें आपका हिंदू हिंदू यानी सामान्य, इसमें आपके बौद्ध भी आएंगे, जैन भी आएंगे, ठीक है। तो हिंदू थे, मुस्लिम थे और सिख तो इंक्लूडेड ही था। तो हिंदू, मुस्लिम और उसके बाद आपका थोड़ा सा क्रिश्चियन, इनको अलग अलग करके चुना गया था, यानी इनके अलग अलग प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो जुलाई 1946 और 10 लाख लोगों पे एक सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हिस्ट्री का एक सवाल फिर से आपके लिए आ गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर लास्ट ऑफ रिटेनर ऑफ टाइटल विक्रमादित्य वर डिफीटेड इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सवाल ये बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सा शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा था। आपको बताते चले कि विक्रमादित्य जो है भारत की सबसे फेमस उपाधि है। जैसे हर राजा जो है ना, अपने जब कुछ अच्छा करता था तो बहुत बड़ी बड़ी उपाधि लेता था। जैसे आप देखे होंगे कि अकबर के टाइम में देखो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बाबर को देखो तो जहीरुद्दीन बाबर। उसी ढंग से जो आपके महाराजा धीराज, इस तरह के परम भट्टारक, शत्रु विनाशक, इस तरह के बहुत सारे उपाधियां होते थे। तो भारत में जो सबसे फेमस उपाधि थी वो थी विक्रमादित्य की, जो लगभग 16 राजाओं ने ली थी, ठीक है। तो इसमें सबसे फेमस जो थे वो थे आपके उज्जैन के महाराज, गुप्त वंश वाले, जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन आपको बताना ये है कि सबसे अंतिम इसमें से वो कौन सा राजा था जिसने सबसे अंतिम जो है, वो अंतिम राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और वो हार गया था। वे आर डिफीटेड, हार गया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई में ये हार गया है। तो आपको बताना है कौन सा राजा पानीपत की दूसरी लड़ाई में हारा है। ये भारत का अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके ऑप्शन है हेमू, सदाशिव राय, बाजीराव प्रथम और अमर सिंह। हेमू, सदाशिव राय, बाजीराव प्रथम और अमर सिंह, इन चारों में वो कौन सा शासक है जिसने आपका विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे। चलिए समय समाप्त कर रहा हूँ और आपका सही जवाब है दोस्तों, ये आपका हेमू। हेमू जो है वो आपका आखिरी शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अकबर के साथ इसका युद्ध होता है पानीपत की दूसरी लड़ाई में और यहाँ पर ये हार जाएगा। अकबर की तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। और ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा इन सारी चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक से आपका एक सवाल कंटिन्यू है, तो यहाँ पर भी आपका एक सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय कौटिल्य। इसमें से कौन सी वो पुस्तक है जिसके लेखक जो है कौटिल्य है, यानी इसमें से कौन सी पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अगर आप कौटिल्य के अलग अलग नाम को जानते होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी इनको बोला जाता है। इन्होंने एक पूरे नंद वंश को खत्म कर दिया था दोस्तों, क्योंकि धनानंद ने इनकी बेइज्जती की थी। तो मैं इससे ज़्यादा हिंट तो नहीं दूंगा। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक बताना। आपके ऑप्शन है संवाद कौमुदी, अर्थशास्त्र, गोदान, सत्यार्थ प्रकाश। अगर पुराने क्विज आपने किया होगा तो इन चारों में से एक ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि वो पहले हो चुका है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक बताना है संवाद कौमुदी, अर्थशास्त्र, गोदान, सत्यार्थ प्रकाश। इनमें से वो कौन सी पुस्तक है जो आपका कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ये जो पुस्तक है ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और इसके जो लेखक है कौटिल्य, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, तक्षशिला के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण थे, और इन्होंने नंद वंश को खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चलिए
समय समाप्त कर रहा हूँ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, जिनको हम लोग सामान्य भाषा में चाणक्य भी बोलते हैं। तो ये वही चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाया था और धनानंद यानी नंद वंश को खत्म करवाया था। और इनकी एक फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से तो आपको ये पता चले लगेगा ऐसा कि अर्थ मतलब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, बट ये अर्थशास्त्र जो है आपका राजनीति से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से राजा होना चाहिए, राजा की नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, राजा को अपना शासन कैसा करना चाहिए, राजा के आचरण कैसे होने चाहिए, ये सारा इस पुस्तक में लिखा गया है। और इसके लेखक हैं आपके कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, जो भी इनको आप जिस नाम से भी बुला लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 5,000 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल रहा, केमिकल वेस्ट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, यानी रासायनिक अपशिष्ट जिसको बोलते हैं, जो मेनली फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो रासायनिक अपशिष्ट है, आपके बहुत सारे इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो बोलता है कि ये मेनली किस प्रकार का प्रदूषण करता है। सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, जैविक प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। केमिकल वेस्ट जो मेनली फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से निकलता है, तो ये किस प्रकार का प्रदूषण फैलाएगा। वैसे तो चारों के चारों फैलाएगा, लेकिन आपको मेनली बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि चारों में सबसे बेस्ट कौन सा है जो केमिकल वेस्ट से संबंधित है। चलिए जल्दी से आप जवाब देंगे, समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और आपका समय समाप्त हुआ ये। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और आपका सही जवाब है दोस्तों ये है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन वो आप देखोगे कि ज़्यादातर जो केमिकल वेस्ट होते हैं जिसमें आपका लेड, कैडमियम और इस तरह की जितनी भी चीज़ें देखने को मिलेगी, आमतौर पे पानी के साथ नदी या दूसरे जल स्रोतों में बहा दिया जाता है, या फिर आप देखोगे समुद्र के किनारे वाले शहरों में ये समुद्र में बहा दिया जाता है, जिसके कारण मैक्सिमम जो केमिकल वेस्ट है वो वाटर पॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो है वाटर पॉल्यूशन। वैसे तो चारों के चारों प्रभावित होंगे, लेकिन वाटर पॉल्यूशन आपका बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका हिंट वाला सवाल और हर राज्य के बारे में आपको बताना है। तो इस बार राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ा गया है ताकि उनके बारे में भी आपको जानकारी हो सके। ठीक है, साथ ही साथ आप इन चीज़ों को नोट्स करते चलें, समय समय पर सारे एपिसोड को रिवाइज करते चलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि दिस स्टेट या यूटी हैविंग इंडियाज हाईएस्ट पीक, यानी ये जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है इसमें वर्तमान समय का भारत की सबसे ऊंची चोटी विराजमान है। ठीक है, इट्स शेयर बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल एंड नेपाल। इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा होती है। तीसरा बोला जा रहा है हिंट कि लेप्चा इज द मेन ट्राइब ऑफ द स्टेट। लेप्चा जो है यहाँ की मुख्य जनजाति है। तो आपको कहीं ना कहीं आप देखिए सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि लेप्चा किस राज्य की जनजाति है। तो इस सारी चीज़ों को आप नोट करते जाएंगे। और फिर बोल रहा है कि इट इज़ द इंडिया क्लीनेस्ट स्टेट, और ये भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। तो फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेलिंग कर दूं कि पहला हिंट है कि इस राज्य में या इस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे ऊंची चोटी है वर्तमान समय की। दूसरा, इस राज्य की जो सीमा है ये आपका पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और चीन इससे जुड़ती है। लेप्चा इस राज्य की मुख्य जनजाति है और यह जो है भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है, सबसे क्लीन स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर आपका 100% ऑर्गेनिक खेती होती है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, लद्दाख। इन चारों में से वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें ये सभी के सभी खूबियां विराजमान हैं। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब देंगे। इंडिया हाईएस्ट पीक, बंगाल, नेपाल, भूटान, चीन के साथ आपकी सीमा साझा, लेप्चा मुख्य जनजाति, और यह भारत का सबसे स्वच्छ राज्य। चलिए समय समाप्त हुआ दोस्तों और अब हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यह है आपका सिक्किम। सिक्किम जो भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य भी है आफ्टर गोवा, और आबादी के हिसाब से देखोगे तो ये सबसे छोटा है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल में गोवा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे छोटा है और आबादी में देखोगे तो सबसे कम आबादी है सिक्किम की। लेकिन मैंने वो हिंट आपको नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा इजी हो जाता। तो यहाँ पर देखोगे भारत की सबसे ऊंची चोटी है वर्तमान समय की जिसका नाम है कंचनजंगा,
इसकी सीमा आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और चीन के साथ जुड़ती है। लेप्चा यहाँ की मुख्य जनजाति है और ये भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। तो चलिए, सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते जाएंगे और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक स्कीम भी हम लोग साथ साथ करते चल रहे हैं और स्कीम की एक अलग से वीडियो मैंने डाल रखी है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखेंगे। पीएम उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपको बताना है कि इसका मेन मुख्य लक्ष्य क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन है फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिली, जो आपके गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। 50,000 रुपये दिए जाएंगे लड़कियों को ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, वो अच्छी तरह से अच्छे से उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकें। आपके जो सीनियर सिटीजन हैं उनको धार्मिक जगहों का सैर कराया जाए, धार्मिक जगहों के दर्शन कराए जाए ताकि वो अपने जो मोक्ष है, अपनी दिव्य दृष्टि है, उसको वो खोल सकें। और फिर बोल रहा है कि ओपनिंग अ बैंक अकाउंट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि उनके बैंक में खाते खोले जाए। ऑप्शन बिल्कुल वही है जो पिछली बार थे। आपको बताना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ही फेमस स्कीम है। इस पे मैंने मतलब जो स्कीम वाली वीडियो इसमें ऑलरेडी ये डिस्कस हो रखा है। बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर, वो है फ्री एलपीजी कनेक्शन। आपको मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि शुरुआत में इसका जो लक्ष्य था 8 करोड़ का था, लेकिन बहुत जल्दी 8 करोड़ लोगों को जब ये कनेक्शन दे दिया गया तो सरकार ने फिर से 1.5 करोड़ को दिया है। और अभी फिर से सरकार का लक्ष्य है कि 75 लाख और लोगों को और परिवारों को कनेक्शन दिया जाए महिलाओं के नाम से, ताकि महिलाएं जो हैं उनको श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाया जा सके और घर में स्वच्छ ईंधन का उपयोग हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25,000 के सांकेतिक रुपये में आपका सवाल कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन। ठीक है, वर्तमान समय में भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आपको बताना वर्तमान समय में अभी के टाइम जब ये वीडियो आपका शूट हो रहा है 30 जनवरी 2024 को, महात्मा गांधी जी की आपकी पुण्यतिथि है आज। नाथूराम गोडसे ने आज ही के दिन उनको सुबह 8 बजे गोली मारी थी। तो आज के दिन 30 जनवरी 2024 के दिन वर्तमान समय में भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रेन है इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑलरेडी अभी चल रही है। ठीक है, कुछ लोग बुलेट भी बोल सकते हैं, बट बुलेट ट्रेन अभी ऑपरेशन नहीं है। जो ऑपरेशनल है, जो ऑलरेडी चल रही है, उसकी बात हो रही है। आपके ऑप्शन है गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। वर्तमान समय में इन चारों में से कौन सी भारत की सबसे तीव्रतम गति की ट्रेन है? गतिमान, वंदे भारत, तेजस राजधानी, शताब्दी। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे ताकि चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और आपका सही जवाब होगा दोस्तों ये है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत जो कि आपका बहुत ही भारत की बिल्कुल मतलब समझ लो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छे किस्म की ट्रेन है। इसमें आपको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी डाली गई है। कार्बन फाइबर से बिल्ड होने के कारण आपका ये काफ़ी हल्की भी है बट काफ़ी मजबूत भी है। इसका जो निर्माण है आप देखोगे इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आपके तमिलनाडु में किया जाता है, चेन्नई में। और ये अभी के समय में देखोगे कि वर्तमान समय में जो 22649 जो ट्रेन नंबर है वंदे भारत की, वो अभी वर्तमान समय की सबसे तेज गति की आपकी ट्रेन है। गतिमान इससे पहले था, उससे पहले जो है तेजस था, और उससे पहले आप देखोगे तो शताब्दी था। तो वर्तमान समय में देखोगे तो वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इससे पहले गतिमान था 160 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्टर एक्ट। हम लोग कानूनों को भी कर रहे हैं। आज़ादी से पहले के जो कानून हैं जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन से ऑप्शन हैं जो चार्टर एक्ट 1833 के बारे में सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड परमिशंस ऑल इंग्लिश टू ट्रेड और सेटल इन इंडिया। बोल रहा है कि इस कानून के द्वारा सभी अंग्रेजों को
भारत में बसने और व्यापार करने की छूट दे दी गई। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इट एंड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास एंड बम्बई प्रेसिडेंसी। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का जो कानून बनाने की शक्ति है उसको खत्म कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और चौथा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर से सुनेंगे, इसमें से कौन सा 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में सही नहीं है। पहला, इट प्रोवाइड परमिशन टू ऑल इंग्लिश, यानी सभी अंग्रेजी व्यापारियों को, अंग्रेजी लोगों को, अंग्रेजी मिशनरियों को ये छूट दी गई कि वो भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, भारत में कहीं भी फ्रीली बस सकते हैं। दूसरा, बोल रहा है कि इसने मुंबई और मद्रास के कानून बनाने की शक्ति छीन ली। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून होते हैं, तो आप 1773 के बाद से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आज़ादी तक के जितने भी कानून हैं अंग्रेजी समय के, आप सबको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका डी, वारेन हेस्टिंग नहीं था। इस समय आप देखोगे कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक आप देखोगे कि वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल पहली बार बने थे। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो फिर वारेन हेस्टिंग ठीक है। लेकिन अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बाकी सब कुछ सही है कि यहाँ पर देखोगे कि परमिशन दे दी गई थी, यानी जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो खत्म कर दिया गया। यानी अब कोई भी भारत में आकर के व्यापार कर सकता है। पहले ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो इस कानून से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। इसी के साथ देखोगे कि इस कानून के द्वारा अंग्रेजी मिशनरी बहुत ज़्यादा भारत में आएंगे जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो इसलिए देखोगे आदिवासी क्षेत्रों में आपको ईसाई आबादी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मिशनरियों ने उन क्षेत्रों को टारगेट किया है। और गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये भी सही है। और मद्रास और बम्बई की जो कानून बनाने की शक्ति थी ये छीन ली गई थी, ये भी सच है, जो वापस इनको मिलेगी 1861 वाले कानून में। चलिए, सेशन इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप अपने रिएक्शन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा हो। चलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्त, परिवार और भाईजन, जो भी आपके प्रियजन हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। केमिस्ट्री का एक और सवाल, विड्रॉल वाला हम लोग कर रहे हैं तो सारा विड्रॉल करके ही मानेंगे, थोथा, कशिश, जो भी आप बोल लो तो उसको कर लेंगे। ऑलरेडी हम लोग ब्लू विड्रॉल, ग्रीन विड्रॉल कर लिया है। आज आपको बताना है कि वाइट विड्रॉल, ठीक है, उजला तोता जिसको बोलते हो, वो आपका यह सफ़ेद तोता जो है उसका फॉर्मूला बताना है। आपके ऑप्शन है फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O, पोटेशियम सल्फेट इंटू 7H2O और सोडियम सल्फेट इंटू 7H2O। वाइट विड्रॉल, ठीक है, ब्लू विड्रॉल, ग्रीन विड्रॉल हो चुका है ऑलरेडी। अब वाइट विड्रॉल की बारी है कि वाइट विड्रॉल का केमिकल फार्मूला क्या है। इस तरह के जो केमिकल फार्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, समय समाप्त कर रहे हैं और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका जिंक सल्फेट इंटू 7H2O। ठीक है, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O को हम लोग बोलते हैं वाइट विड्रॉल, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O को बोलते हैं हम लोग ग्रीन विड्रॉल, और कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को बोलते हैं हम लोग ब्लू विड्रॉल। तो विड्रॉल, थोथा, कशिश, जो भी आप बोल लो इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। चलिए, 1 लाख के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल है। पिछली बार हमने पूछा था कि सैंड फ्लाई, बालू मक्खी से कौन सी बीमारी होती है, बालू मक्खी जो है कौन सी बीमारी फैलाता है। आज आपको एक दूसरी मक्खी का नाम बता रहे हैं, इसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। ठीक है, सीसी मक्खी आमतौर पे ये भारत में तो नहीं मिलती, अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और पिछले कुछ सालों से एशिया में, भारत में ना सही बट एशिया के कुछ देशों में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो आपको बताना है कि सीसी फ्लाई, एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीसी फ्लाई जो है आपके कौन सी बीमारी को फैलाता है। ठीक है, ये वेक्टर है, ये खुद में कोई बीमारी नहीं है बट बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करेगा ये सीसी मक्खी।
टी साइलेंट है, सीसी मक्खी। आपके ऑप्शन है टिटनस, इंसोमेनिया, स्मॉल पॉक्स और स्लीपिंग सिकनेस। इंसोमेनिया बहुत एक फेमस बीमारी है जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है। टिटनस तो आपको पता ही है, और स्मॉल पॉक्स जिसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और स्लीपिंग सिकनेस जिसमें लोगों को ना नींद में बोलने या चलने की बीमारियां हो जाती है। तो आपको बताना कि सीसी मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है। टिटनस, इंसोमेनिया, अनिद्रा जिसको बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता जी आप इसको बोल लो, और स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। और आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब है यहाँ पर वो है आपके स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो होगा ये आपका सीसी मक्खी से फैलता है। आमतौर पे ये आपका अफ्रीका वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लास तो खत्म हो गया, बट अब हम लोग लेंस की तरफ चल रहे हैं। तो विच टाइप ऑफ ग्लास या लेंस इज यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग लेंस इन माइक्रोस्कोप। हम लोग जो दूरबीन में इस्तेमाल करते हैं ना, दूरबीन जिससे किसी भी चीज़ को, सॉरी दूरबीन बोल रहा हूँ, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जिससे किसी सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, और आपके तरह तरह के जो सैंपल्स हैं, कोशिकाएं हैं, खून है, उनकी जांच की जाती है। तो बोल रहा है कि उसमें उन चीज़ों को, उन सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके देखने के लिए कौन से लेंस या ग्लास का इस्तेमाल होता है। यानी सिंपल सी भाषा में सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है। आपके ऑप्शन है बाईफोकल लेंस, यानी आपका जिसके दो फोकस है, द्विफोकसी लेंस जिसको आप बोल सकते हो। कॉनकेव लेंस, आपके अवतल लेंस, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, और प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। तो आपको बताना है कि मैग्नीफाइंग करने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है। द्विफोकस यानी बाईफोकल, अवतल यानी आपके कॉनकेव, उत्तल यानी कॉन्वेक्स, और समतल यानी आपका प्लेन। चारों में वो कौन सा लेंस का प्रकार है या ग्लास का प्रकार है जिसका इस्तेमाल आपके सूक्ष्मदर्शी में चीज़ों को बड़ा करके देखने में होगा। चलिए जल्दी से जवाब देंगे, और समय समाप्त हो गया। इसका सही जवाब है दोस्तों आपका कॉन्वेक्स लेंस। आपके उत्तल लेंस जो है ये आपका इस्तेमाल होता है आपके सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, और जिससे हम लोग चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी पहले ये देता था। तो यहाँ तक के तो आपके सवाल काफ़ी अच्छे हैं। अब वाले सवाल आपके लिए थोड़े से टफ होंगे, और आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। बोल रहा है कि एक संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बोलते हैं, जो मेनली वैसे देशों का संगठन है जहां पर सूरज की अच्छी खासी रोशनी होती है। और इन देशों का संगठन, ये संगठन इस बात पे फोकस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारा जो तेल है, पेट्रोल है, या दूसरे जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसकी बचत की जाए। इसके लिए आप देखोगे कि वर्तमान समय में भारत के जितने भी सरकारी आपके संस्थान हैं, विद्यालय, हॉस्पिटल, आपके ऑफिसेज, उन सब के ऊपर आप देखोगे कि सोलर प्लेट लगाए जा चुके हैं या लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक को भी तरह तरह की सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो अपने घरों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से करें। तो एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, ये भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस संगठन का मुख्यालय HQ, हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, कौन सा शहर है जहाँ पर आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गठबंधन आपके एग्जाम पर्पज से, अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आपके ऑप्शन है पेरिस जो कि फ्रांस में है, सैन फ्रांसिस्को जो मेनली आपको अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, गुड़गांव जो कि आपको भारत में देखने को मिल जाएगा, और लंदन जो कि इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। सौर गठबंधन जो सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और अधिकतम इस्तेमाल के लिए फोकस है। वर्तमान समय में आप देखोगे तो लगभग बहुत सारे देश इसके सदस्य बन चुके हैं। चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब है गुड़गांव। गुड़गांव भारत में जो आपका देखोगे तो इसका मुख्यालय है, और भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। और भारत में किसी भी इस तरह के बड़े संगठन का पहला ऐसा ऑफिस है दोस्तों, याद रखिएगा कि पहली बार भारत में किसी
बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में रखा गया है? तो आंसर याद रखिएगा गुड़गांव, जहां पर आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सही जवाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आपका एक एक्सरसाइज है, अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज, जो नौसेनाओं का है। पिछली बार हमने आपसे पूछा था शायद वरुण वरुण अभ्यास, इस बार आपको बताना है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन बहुत ही एक फेमस एक्सरसाइज हुआ है आपके प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो आपको बताना कि सी ड्रैगन, समुद्री ड्रैगन, ड्रैगन एक तरह का आपका उड़ने वाला अजगर आप बोल सकते हो, जो चीन का आपका राष्ट्रीय पशु भी है। तो सी ड्रैगन जो है मेनली आपको बताना है कि एक नौसेना अभ्यास है जिसमें भारत तो है ही, भारत है इसमें। आपको बताना भारत के साथ और कौन सी देश है जिसने इस सी ड्रैगन को पार्टिसिपेट किया है, सी ड्रैगन में भाग लिया है। आपके ऑप्शन है साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको आप अमेरिका भी बोलते हो, जापान, या इनमें से सभी। सी ड्रैगन नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, या इनमें से सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है दोस्तों सी ड्रैगन। ये लगभग हर साल आपका किया जाता है और इस बार लगभग टोटल 32 देश इसमें भाग लिए थे, छोटे बड़े देशों मिला करके। चलिए तो इसका सही जवाब की तरफ चलते हैं। सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। समुद्री अभ्यास था, इसलिए इसका ऑप्शन के कलर भी आपके ब्लू है। साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, इंडिया और कनाडा, कनाडा भी इसमें शामिल था। तो ये टोटल 5 बड़े देश थे जिसने मिल करके आपका प्रशांत महासागर में, जो गुआम, जो आपका चीन के पास है, अमेरिका का द्वीप, एक छोटा सा द्वीप है गुआम। तो गुआम पे, हमारा गुआम द्वीप के पास हमने ये एक्सरसाइज किया है आपका सी ड्रैगन। तो याद रखिएगा इंडिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान और कनाडा, ठीक है। ये मेनली ये एक्सरसाइज किया गया ताकि आपका चीन को एक तरह से मैसेज दिया जा सके कि वो मनमानी ना करे, ठीक है। तो ऐसे अभ्यास लगातार होते रहते हैं। अब चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ और फिर से ये करंट अफेयर का सवाल। कॉप 20 COP, COP जिसका पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी सदस्यों की बैठक, एक तरह का सम्मेलन है, एक तरह का समिट है जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, या फिर पर्यावरण को कैसे जो है खराब होने से बचाया जाए, हमारे जलवायु परिवर्तन को कैसे आपका रोका जाए, उसके लिए ये सम्मेलन किया जाता है। और इसमें हर देश के लगभग टॉप लेवल के लीडर्स इसमें शामिल होते हैं। जैसे आप देखोगे भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी, या फिर कभी कभी आप देखोगे तो एस जयशंकर, ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल जो टॉप लेवल के लोग हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और इसमें तो खुद नरेंद्र मोदी ही गए थे। तो आपको बताना COP 28 बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से के लिए। तो COP 28 आपका ये एक बैठक है पर्यावरण प्रोटेक्शन को लेकर के, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बचाव को लेकर के। आपको बताना कि ये इसकी बैठक हुई कहाँ है, 28वीं बैठक। ये जो नंबर आप देख रहे हो 28वीं बैठक है, इससे पहले 27वीं थी, फिर 24वीं थी, इस तरह से होते रहता है। तो आपको बताना है हर साल ये बैठक होती है लगभग। तो COP की 28वीं बैठक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन है सरमत अल शेख, जो कि आपका मिस्र में है। दूसरा शहर जिसके बारे में बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन दुबई, जो कि आपका UAE, संयुक्त अरब इमारात में है। तीसरा ऑप्शन है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। और चौथा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। तो आपको बताना है COP 28, COP 28 का महत्वपूर्ण बैठक, जो कि पर्यावरण के बचाव, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, इसकी महत्वपूर्ण बैठक कहाँ हुई, जहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद भाग लिए थे और वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की थी कि एक सूरज, एक धरती, तो एक आपका ग्रिड होना चाहिए जिसमें मान लो कहीं किसी देश में सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उसका इस्तेमाल सभी देशों को फायदा मिल सके। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। COP 28 बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट सवाल। साथ ही साथ सेशन से जुड़ा हुआ अगर किसी भी तरह का सवाल हो, सुझाव हो,
तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत काफ़ी समय जाता है इस चीज़ों में। आपके लिए क्वेश्चंस को बनाना, रिकॉर्ड करना, चूज करके लाना, ठीक है। चलिए आंसर की तरफ चलेंगे और इसका सही जवाब है दोस्तों आपका दुबई। COP28 की जो बैठक है इस वर्ष आपके 2023 में दुबई में हुई है। उससे पहले जो आपकी COP27 27वीं जो थी उसकी बैठक हुई थी आपकी शर्मत अल शेख में। शर्मत अल शेख में 27वां हुआ था। 28वां बैठक हुआ दुबई में, जो कि आपका UAE में है। COP15 जो है बहुत ही फेमस है आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज, जो कि आपका पेरिस में हुआ था 15वां, जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है कि धरती का तापमान जो है औद्योगिक क्रांति से लेकर के जो भी उस समय का तापमान रहा था जब हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति की थी, उस समय के तापमान से 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि अगर मान लो धरती का तापमान उस समय की अपेक्षा 2 डिग्री बढ़ जाता है तो बोलता है कि लगभग धरती के 30% ऐसे हिस्से हैं जो आपका समुद्र के अंदर डूब जाएंगे, क्योंकि बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी और मौसम में बहुत ही भयानक से बदलाव होने जाएंगे, ठीक है। रियो डी जेनेरियो भी काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर आपका अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1996 में, जहाँ पहली बार हम लोगों ने सोचा था कि पृथ्वी की बचाव के लिए भी हमें कुछ ना कुछ उपाय करने हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला था ये। उसके बाद 15वां हुआ था पेरिस में, जहाँ हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा ली कि धरती का तापमान जो है 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए जो भी ऐसे प्रदूषक है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, तो उनको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ यूज़ कर देंगे, यानी उनको प्रयोग से हम बाहर कर देंगे। पिछली बार शर्मत अल शेख में हुआ था और इस बार आपका हुआ है दुबई में। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दुबई UAE। और अगर आपका सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिलहाल इस सेशन में आपके लिए इतना ही है। तो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करेंगे, आपको पता है बेहतर कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। और बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।